एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के वन वर्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर के बारे में। क्योंकि चैप्टर के नोट्स के बाद जो है वन वर्ड की भी नेसेसिटी पड़ती है हमारे लिए, क्योंकि अगर एग्जाम्स के लिए हमें प्रिपरेशन करना है बेहतर तरीके से तो उसका वन वर्ड और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम वन वर्ड में आंसर दे सकें। बोर्ड में आपके जो है MCQ ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपके लिए वन वर्ड प्रिपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। चैप्टर 2 है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वन वर्ड आंसर, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। उस एक्टिविटीज का नाम बताइए जो कि वस्तुओं को प्रोड्यूस नहीं करता है। ऐसे एक्टिविटी का नाम बताइए, ऐसा सेक्टर का नाम बताइए जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य नहीं करता, यानी बनाता नहीं है। डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, किसी भी वस्तु को बनाता नहीं है, बट दे आर एन एड, लेकिन क्या है, सहयोगी है, सहायता करता है। एड यानी क्या होता है, सहायता। वो अन्य सेक्टर्स को चलाने में सहायता करता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ताकि बेहतर तरीके से उनका प्रोडक्शन जो है मार्केट तक पहुंच सके। तो वो कौन सा सेक्टर है, कौन सी एक्टिविटी है, टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि वस्तुओं को आसानी से मार्केट तक जो है प्रोवाइड करा पाता है, या कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक ले जाने का कार्य जो है टर्टियरी सेक्टर करता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है कंपनी की प्रोडक्ट को। जब फाइन प्रोडक्ट बन जाता है सेकेंडरी सेक्टर के माध्यम से, तो वो डोमेस्टिक पर्पज के यूज में लाने के लिए घरों तक और रिटेलर तक पहुंचाने का कार्य जो है टर्टियरी सेक्टर का होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को चलाने में सहायता का कार्य करता है, एड का काम करता है, यानी मदद का कार्य करता है। तो सेक्टर कौन सा है, टर्टियरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कौन सा सेक्टर है जिसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो है आपका प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर क्या है, देश की इकोनॉमी को मेंटेन करने में अहम भूमिका कौन निभाता है, प्राइमरी सेक्टर निभाता है। क्यों, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर ही हमें प्रोड्यूस करके देता है, और फिर फाइन प्रोडक्ट बनाने का कार्य जो है सेकेंडरी सेक्टर का होता है। लेकिन बेस जो है हमारी इकोनॉमी का कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। कौन से सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो है आपका टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर क्या करता है, सर्विस देने का कार्य करता है, हर एक कॉमन पीपुल को सर्विस देने का काम करता है। समाज के सामान्य लोगों की सहायता और मदद करने का कार्य कौन करता है, टर्टियरी सेक्टर करता है। इसलिए टर्टियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट पीपुल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। कितने प्रतिशत लोग जो हैं कृषि कार्य में इंक्लूडेड है, तो 50 to 60%, 50 से 60% लोग जो हैं कृषि कार्य ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कृषि वर्क नहीं होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगा, तो समाज के वो लोग जो बड़े फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, देश में दुनिया के कोने कोने बड़े अच्छे जगहों पे रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो पाएगी। तो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पूरा करने का जिम्मेदारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, और उसमें भी अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को बेहतर शिक्षा लेने की आवश्यकता है एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में, एग्रीकल्चर मेथड्स के बारे में, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में, ताकि बेहतर प्रोडक्शन जो है लोग कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ मेनी परसेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्री जीडीपी। देश की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना योगदान है? तो 31%। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूं कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है देश की इकोनॉमी में 31% कंट्रीब्यूशन करता है। सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री 31%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी इन 2011 और 12। सन 2011 और 12 में कितना प्रतिशत जो है सर्विस सेक्टर ने योगदान दिखाया था देश की जीडीपी में? तो 59.1%। सर्विस सेक्टर यानी कौन? टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर का योगदान कितना था 2011 और 12 में देश की इकोनॉमी में? 59.1%। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 31% देश की जीडीपी में। अगला प्रश्न है, इन विच सेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड टू वर्क। कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जो है इंगेज हैं? सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लोगों को कार्य प्रोवाइड किया है? तो है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जो है इंडल्ज है, इंगेज्ड है कार्य करने के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए। कह रहा है कि भारत में देश की जीडीपी को मेंटेन करना किसका कार्य है? वो किसके अंतर्गत आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार है वही जीडीपी की डाटा को रखता है या लोगों तक प्रोवाइड करता है। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ 5वां क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान क्या है जीडीपी में? तो 31%। कितना प्रतिशत सर्विस सेक्टर जो है 2011 और 12 में देश की जीडीपी में योगदान किया था? 59.1%। कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा वर्क प्रोवाइड करता है? तो प्राइमरी सेक्टर। इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए, यानी भारत में जीडीपी मेंटेन करने का या मेजर करने का काम कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही देश की जीडीपी के बारे में डिक्लेरेशन देता है, यह डाटा को पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज हमारे देश की जीडीपी जो है 5वें नंबर पे है। भारत की जीडीपी दुनिया में 5th पोजीशन में है, आने वाले समय में 3rd होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सेक्टर्स इन विच गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services। उस सेक्टर का नाम बताइए जिसमें सरकार जो है सभी व्यवस्थाओं पे अपना कमांड रखता है या सर्विस अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो है आपका पब्लिक सेक्टर, यानी जितने भी सरकारी डिवीजन होंगे, जितने भी सरकारी कंपनियां होंगी, उसमें गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन होगा, गवर्नमेंट उसमें सक्रिय भूमिका दिखाएगी। उसके बाद जो है जनता के वेलफेयर, सरकार को जितना सब्सिडी देना होगा, जितना अलाउंस देना होगा, जितना जॉब देना होगा, सरकार के डाटा के हिसाब से ही मिलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की अवेलेबिलिटी अधिक होती है लेकिन जॉब सिक्योरिटी कम होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, काम रहे या ना रहे, सरकार आपको सैलरी अवश्य देगी। इसीलिए लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस हमारी हो जाए। गवर्नमेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों है सोसाइटी में? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई व्यक्ति फिजिकली डिस्टर्ब भी हो जा रहा है तो सरकार उसको सैलरी देती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जब तक आप फिट हैं, जब तक आप शारीरिक रूप से ठीक है, मेंटली रूप से ठीक है, तब तक आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, उस दौरान जो है कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन जो कंपनियां लिमिटेड होती हैं, यानी अर्ध सरकारी, आधा हिस्सा से गवर्नमेंट का होता है, आधा हिस्सा ऑनर का होता है, वहाँ जो है ना कंपनियों के माध्यम से लोगों को सारी फैसिलिटी मिलती है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब कंपनियों में गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर है। ये है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, लेकिन ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्टर के जैसे ही अपने कर्मचारियों को यानी अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज देती हैं सरकारी व्यवस्था के तरह ही। वो अपने स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था देते हैं, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर को। जितने भी प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा में जो भी काम करता है, उनके बच्चों को पढ़ाई से लेकर सेहत की व्यवस्था,
उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी, हर चीज़ की जिम्मेदारी टाटा लेती है कि जो भी मेरा कर्मचारी है उसको हर तरह से सिक्योर रखने का कार्य किसका है? सरकार की जिम्मेदारी है, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी है कि अपने मजदूरों को बेहतर फैसिलिटी देने का कार्य करे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सिचुएशन ऑफ वेयर पीपल आर अपैरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। उस सिचुएशन का नाम बताइए या उस सेक्टर का नाम बताइए, ऐसा फेज बताइए जहां पे लोग जो है दिखते तो हैं कि कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको उतना कार्य नहीं मिलता जितना उनकी क्षमता होती है, जितना उनका पोटेंशियल है, जितना वो कार्य कर सकते हैं उसके हिसाब से उनको कार्य नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कार्य में तो है लेकिन जितना कार्य करने की उसकी पावर है, पोटेंशियल है, उतना उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू विच सेक्टर्स, यानी कृषि कार्य, पशुपालन वो किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है? तो प्राइमरी सेक्टर से इंक्लूडेड है। किस सेक्टर का ये कार्य है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे जो वर्क है प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नरेगा इंप्लीमेंटेड? तो सन 2005 में नरेगा लागू हुआ था। इसमें MG जुड़ता है यानी मनरेगा। महात्मा गांधी के नाम पे ये स्कीम पड़ा था इसलिए इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। होता क्या है? नरेगा। ठीक, तो इसकी लॉन्चिंग सन 2005 में हुई थी। इसके हिसाब से क्या होता है? बेरोजगार लोगों को ग्रामीण इलाके में जॉब देना, रूरल एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, यानी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोगों को कार्य प्रदान करने के कार्य जो है इसके माध्यम से होते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए कार्य प्रोवाइड करना नरेगा का स्कीम के तहत अभी तक भी हमारे देश में चल रहा है। सन 2005 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर? दूसरा नाम क्या है सर्विस सेक्टर का? तो टर्टियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। 2 एग्जांपल बताइए पब्लिक सेक्टर का। तो आपका एक रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया और तीसरा इंडियन आर्मी हो गया। यानी जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो उसे पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। रेलवे भी गवर्नमेंट है, पोस्ट ऑफिस भी क्या गवर्नमेंट सेक्टर है और इंडियन आर्मी भी एक गवर्नमेंट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। सरकार का डाटा है, सरकारी चीजों के अकॉर्डिंग, सरकारी आदेशों के अनुसार ये संस्थाएं जो है कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द वर्कर्स एंजॉयड जॉब सिक्योरिटी? कौन से सेक्टर में अधिकांशतः जो वर्कर्स है वो सिक्योरिटी को एंजॉय कर पाते हैं? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहां कार्य की सिक्योरिटी है? जॉब सिक्योरिटी कहां है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। व्हाट डज द जीडीपी शो? अगला प्रश्न है कि जीडीपी क्या दिखाता है? व्हाट डज द जीडीपी शो? इट शो how big is the economy of a country in a given year term of its total output। ये दिखाता है कि पूरे एक साल में देश की अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ी है। जो भी कार्य हो रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिला है, कितना देश की जीडीपी बढ़ी हुई है और उससे क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से सरकार के ट्रेजरी में पैसे आए,
और कितना सरकार जो है डेवलपमेंट कर पाई है, कितना देश की प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिखाया है इकोनॉमी को बड़ा करने में। इसीलिए क्या है, बेरोजगारी वाली जो मुद्दा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रीजन ये है कि बेरोजगारी सरकार नहीं बढ़ा रही है, बेरोजगारी हम लोग बढ़ा रहे हैं। यानी कॉमन पीपल क्या कर रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से वो कर नहीं पा रहा है। विद ऑनेस्टी कितने लोग काम कर रहे हैं, सबको है कि बिना मेहनत किए मुझे कुछ भी मिल जाए। आज के भी समय में वो आदमी बेरोजगार नहीं है जो कड़ी मेहनत कर रहा है। अब पढ़ाई का उम्र है, तो जब पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर बाद में बेरोजगारी तो झेलेंगे ही। अगर मान लो अभी अगर हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कल हम ही रोएंगे। देश में परिस्थितियां खराब पॉलिटिशियन की वजह से नहीं हो रहा है, देश की परिस्थिति खराब देश के युवाओं की वजह से हो रही है, यूथ की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूथ है वो दूसरे दिशा में डिस्ट्रैक्ट हो गया है। मैक्सिमम लोग तो रील्स देखने में व्यस्त हैं। 60% जो यूथ है देश के वो रील्स स्क्रॉल करने में व्यस्त हैं, रील्स बनाने में व्यस्त हैं, और फिर जब 18 साल की उम्र होती है तो ब्लेम लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। करियर बनाने का उम्र कितना है? 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक करियर बन सकता है। यानी 12 साल में आप पॉवर्टी एज में आते हो, जहां से बुद्धि जो है ना थोड़ा सा खुल जाती है, आप दुनियादारी को समझ सकते हो, आप पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो सकते हो, और 18 साल तक जो मन लगा के शांति पूर्वक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लिया, वो जब 18 साल का होगा उसके बाद वो देश पे और सरकारों पे आरोप लगाने का कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिविलियन, ऐसा सिविलियन बन के निकलेगा, ऐसा देश का युवा बन के निकलेगा जिसके पास ज्ञान होगा। इसीलिए पहले गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता था। गुरुकुल इसीलिए होते थे। भारत में एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट था। यहाँ गुरुकुल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती थी। वहां बच्चा घर छोड़ के जाता था और गुरुकुल में रह के पढ़ाई करता था। वहां क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टीवी नहीं होता था, दोस्त यार नहीं होते थे, क्लास में लड़कियां नहीं होती थी, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला समस्या नहीं होता था। तो जो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस के केंद्र हैं गुरुकुल में नहीं होते थे। इसीलिए गुरुकुल के स्टूडेंट्स जो थे 20 साल की उम्र में 20 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते थे। 15-15, 20-20 सब्जेक्ट्स जो है कंठस्थ याद हो जाता था लोगों को, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर थे। आज क्या है, भरपूर डिस्ट्रैक्शन है। यानी घर से लेके और जहां तक हम जा रहे हैं, हमारी नजर जहां तक पहुंच पा रही है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही चारों तरफ हमें दिख रहा है। और उस डिस्ट्रैक्शन से जो अपने आप को बचा ले रहा है उसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, और जो नहीं बचा पा रहा है वो सरकार पे आरोप लगा रहा है। सरकार थोड़ी जो बोली है कि तुम पढ़ाई मत करो। सरकार ने कभी ऐसा कहा थोड़ी है कि तुम्हारे मामा के यहाँ शादी पड़े तो तुम 5 दिन पहले से छुट्टी लेके और 10 दिन बाद तक वहां रहना, जब तक वहां का हल्दी मसाला शादी में का खत्म ना हो जाए तब तक रिटर्न मत आना। सरकार ने ऐसा कभी प्रॉमिस तो किया नहीं किसी जनता से। वो तो जनता है ना, जो फंक्शन पड़ गया तो हल्दी से लेके और रिसेप्शन पार्टी तक बने रहना है, हर एक मोमेंट में सेल्फी लेना है। आज की जो युवा जनरेशन है जितना सेल्फी ले रही है, उतना बार अगर सिलेबस देख ले तो पक्का उसका कुछ हो जाएगा। आज जितने डिजाइन से और जितना पोज दे के फोटो लेने आता है बच्चों को, उतना पोज अगर वो दे दे के किताब देख ले तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी खत्म होगी और देश में शिक्षित युवा भी निकल के आएंगे। देश की इकोनॉमी को बड़ा करने का कार्य किसका है? देश की युवा पीढ़ी का। जापान छोटा सा देश है, फिर भी वो एक डेवलप्ड देशों में से एक माना जा रहा है। रीजन क्या है? वो लोग टॉपिक्स पे कार्य कर रहे हैं। वहां लड़का जो है ना बाबू नहीं होता है, वो एक रेस्पॉन्सिबल किड्स होता है। उसे सब्जी उगाने हैं, उसे खेती करने हैं, उसे मेहनत करने हैं। विदेश में लोग 18 वर्ष की उम्र में करोड़पति हो जाते हैं। हमारे यहाँ 22 से लेके 25 साल तक लड़का जो है बाबू रहता है और लड़की भी बेटी रहती है।
क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि मेरे पापा काम कर रहे हैं। मम्मियाँ भी कहती है कि अभी इसका उम्र हो गया है पढ़ने का, काम करने का, अभी तो लड़का है, इसका तो खेलने खाने का उम्र है। शुरू में वो लोग प्रमोट करते हैं खेलने खाने की उम्र है, जब बिगड़ जाता है तो पहले घर से बाहर निकालते हैं, चल निकल जाओ, तुम मेरा जीवन नरक कर दिए हो, भविष्य की सारी योजनाओं पे पानी फेर दिए हो। वही माँ बाप उस समय आरोप लगाते हैं, बचपन में वही बच्चों की कमियों को छिपाते हैं और बच्चों को भी मजा आता है बचपन में। जैसे 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, एक तो परीक्षा देंगे, परीक्षा कैंसिल हो गया या परीक्षा में रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो सीधे कहेंगे सरकार निकलनी है, व्यवस्था अच्छा नहीं है, नहीं तो मेरा हो गया रहता, रेलवे में मैं सेलेक्ट हो गया रहता। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको सरकार की कमी नहीं है, कमी खुद की है। अगर आप जो चाहते हो और नहीं बन पा रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम में कोई कमी नहीं है। आज भी नजर उठा के देखो, जो कड़ी मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन पा रहा है। हर गांव में एक साल में 2-3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करता है। और हर गांव में 100-150 लोग जो है ना हर साल कंपनी भी ज्वाइन करते हैं। ये वही कंपनी वाले, ये वही लोग हैं जो 18 साल से बिलो वाले एज में क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, डिजाइन में बाल कटवा रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, किलर लुक। ये वही लड़के हैं जो कंपनी की तरफ रुख करते हैं। तो ये काउंट होते हैं बिहार के बेरोजगार। बिहार में बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बढ़ाया किसने? देश के युवाओं ने खुद अपनी बेरोजगारी खुद बढ़ाया है और इस वजह से लोग बेरोजगार हैं। सरकार की कमियां तो है ही, लेकिन युवा खुद अपनी आप को खुद बर्बाद कर रहा है, उसको मजा जो आ रहा है दूसरे कामों में। विद ऑनेस्टी आप लोग रियलाइज कीजिए, आधा घंटा पढ़ने बैठिए, दिमाग भी, सर में भी दर्द होने लगता है, कमर में भी दर्द होने लगता है, सोने का मन करने लगता है, थकान होने लगती है। 3.5 घंटा मोबाइल चला कर देखो, एक बार भी थकान नहीं होगा। मैं पर्सनल अनुभव कर रहा हूँ, कई बार मेरे साथ भी होता है। मैं भी जब यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, 1.5 घंटा कब पता चल स्पेंड हो गया पता नहीं चलता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। और 1.5 घंटा अगर किताब लेकर बैठेंगे तो आपको पता नहीं, आपके घर वालों को भी पता चल जाएगा कि आज मेरा लड़का जो है पढ़ के आया है। अगर पढ़ के उठे या कोई काम कर दे तो आप उनके सर पे चढ़ जाएंगे, लग रहा है जैसे हम सो के आ रहे हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। यानी पेरेंट्स के ऊपर आप एहसान दिखाने लगते हैं कि आज हम पढ़ाई किए हैं। और यही कारण है कि आदमी जो है आज जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं चाहता है। आज किताब के बगल में फोन रख के पढ़ाई हो रहा है। बताइए किस चीज को छूने का मन करेगा? पहले 10 मिनट पढ़ लिए तब तक दिमाग में आएगा कि थोड़ा देखे किसी का मैसेज तो नहीं आया। मैसेज चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाना सुन ले, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? गाना सुनेंगे। और पहले के टाइम में जब फोन नहीं था तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए लोग क्या करते थे? घर से निकल के 5 कदम 10 मिनट घूमते थे, माँ बाप के पास बैठते थे। पहले जो है कंसंट्रेशन बनाने के लिए लोग किसके पास बैठते थे? पेरेंट्स के पास। मोटिवेशन कहाँ से आता है? गूगल से, कहीं से नहीं आएगा। पेरेंट्स आपके जो है ना, ये सबसे बड़े सोर्स हैं मोटिवेशन के। आप अगर कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपने पेरेंट्स के साथ अपना समय बिताना शुरू कर देंगे, आपका ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना आपका उम्र है उससे डबल उनका अनुभव होता है। तो बच्चे आज पेरेंट्स के पास नहीं बैठ रहे। पापा से तो लगता है जैसे कि कोई जेल के जेलर से मिलना है। पापा 3 बार बुलाएंगे तो लड़का 1 बार बोलेगा। अगर नहीं मन कर रहा है तो मम्मी से कहेगा जाओगे थोड़ा पूछ लो कि क्या बात है। ये डिस्ट्रैक्शन है जो दुनिया और हमें हकीकत, लाइफ की हकीकत के बारे में बताएगा, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और यूट्यूब और गूगल वाले मम्मी पापा से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाते जा रहे हैं। यही डिस्ट्रैक्शन है। इससे बाहर निकलिए। रोजगार भी है, सफलता भी है, आप अच्छी ज़िंदगी भी जी पाएंगे और दूसरे लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। अगर नहीं हटते हैं डिस्ट्रैक्शन से तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। फिर आप लोग भी एक दिन युवा 18 प्लस हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? और जो हो चुके हैं वो लोग तो ब्लेम कर ही रहे हैं सरकार पे। आप लोग भी कहेंगे
सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अब बताओ जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? बीटेक में एडमिशन है और लड़का फिल्म देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है 5-5 घंटे का। सिलेबस पढ़ कब रहा है वो? जो 5 घंटा वेब सीरीज देखेगा उसकी विजुअलाइजेशन पावर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और वेब सीरीज देखने के बाद किताब देखने का मन करेगा, थक गए हैं, सो जाएगा। इसीलिए उस लड़के का कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं तो जो बढ़िया इंजीनियर है लाखों के पैकेज पे सिलेक्शन होता है, और या तो इंडिया में, और टॉप ग्रेड का इंजीनियर है तो सीधे विदेश, और करोड़ों के पैकेज पे जाता है। तो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और जो लोग वेब सीरीज देख रहे हैं वही बीटेक की डिग्री लेके और कंपनी 12,000 की सैलरी पे घूमते रहते हैं। 12,000 इनिशियली पेमेंट है, 15 लाख रुपया खर्चा करके डिग्री लेने वाले बच्चे जो हैं 12,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? वो लोग पढ़ाई कम, इंजॉय ज्यादा किए। तो जो जितना ज्यादा बचपन में इंजॉय करेगा उतना ही ज्यादा उसको संघर्ष जवानी में करना पड़ेगा, और बचपन में जो संघर्ष कर रहा है वो जवानी में इंजॉय करेगा। बचपन में तुम 200 का भी जूता पहनोगे चलेगा, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जब तुम एक ऐसे एज में पहुंचे हो जहां तुम्हारे सारे दोस्त 5-5 हज़ार और 3-3 हज़ार का जूता पहन के निकले और तुम वहां पे 200 का जूता पहन के आओगे, तुमको गिल्ट फील होगा, तुमको वहां जाने का मन नहीं करेगा, तुम उनसे बचोगे, कोशिश करोगे कि मेरे दोस्त का नजर मेरे ऊपर ना पड़े, मेरी बदनामी हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने उस उम्र में मेहनत नहीं किया और उस लड़के ने मेहनत किया। और जो मेहनत किया आज 5,000 का पहनता है, और जो मेहनत नहीं किया है वो वही जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो बचपन नॉर्मल बीत जाइए, मनाओ। हर बच्चे का जिंदगी नॉर्मल होना चाहिए, चाइल्डहुड वाला। लेकिन जो जवानी वाला उम्र है एकदम रईसों वाली होनी चाहिए। वहां महंगी से महंगी चीज सस्ती लगनी चाहिए। जब आप एक 25+ के एज में जाते हैं, वहां पे आप किसी भी शोरूम में जाएं, किसी भी मॉल में जाएं, महंगी से महंगी चीज भी आपको खरीदना पड़े तो सस्ता लगे। घर वाले जिस चीज की डिमांड करें आप तुरंत उनको प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बचपन को एंजॉय नहीं करना है। बचपन होता है संघर्ष करने के लिए। सबसे कष्ट कौन झेलता है? मकान बनता है तो नींव, बेस को सबसे मजबूत बनाया जाता है, तभी जाके ऊपर 10 मंजिला भी बिल्डिंग बन पाता है। आपके बाबा या आपके पिताजी ये सोच के मकान नहीं ना बनाते हैं कि हम सिर्फ रहेंगे इसमें, वो ये भी सोच के मकान बनाते हैं कि मेरी अगली भी पीढ़ी इसमें रहेगी। तो इतने मजबूती से इसको बनाएं कि 2 मंजिला भी इस पे खड़ा हो सके, 3 मंजिला भी खड़ा हो सके। इसलिए नींव मजबूत बनाया जाता है। नींव में सबसे ज्यादा मजबूती दी जाती है। तो स्टूडेंट लाइफ क्या है? नींव है। और जब नींव मजबूत हो जाएगा तो बिल्डिंग उस पर 100 ताला भी बनवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एकदम धड़ाधड़ काम करवाते रहिए, ऊपर छापते रहिए। तो सेम हाल है स्टूडेंट लाइफ का। बचपन में दबा के मेहनत कर लीजिए, जवानी में जम के एंजॉय कीजिए। जहां मन करे वहां जाइए, मन करे दार्जिलिंग जाइए, मन करे आगरा जाइए, गोवा जाइए, विदेश जाके घूम के। इंडिया में कौन घूमने के लिए सपना देख रहे हो तुम लोग? आगरा और लुम्बिनी घूम के खुश मत हो जाओ। देवरिया गोरखपुर में घूमने से मजा नहीं है। घूमने में मजा है स्विट्जरलैंड जाइए, धरती का स्वर्ग है। मॉरिशस जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, दुबई जाइए। ऐसे जगहों पे फैमिली लेके जाइए, अकेले मत जाइए। इतना कमाइए कि पूरी फैमिली को लेकर आप विदेश ट्रिप पे जाएं, वो मजा है। अब पापा के मोटरसाइकिल पे आप खुश हो रहे हैं बैठ के पीछे, पापा की बाइक लेके आप उड़ रहे हैं तो सोच रहे हैं वाह क्या जिंदगी है। अरे कम से कम 10 लाख का मोटरसाइकिल खरीदिए, 2 करोड़ का BMW मोटरसाइकिल खरीदिए। ये ड्रीम रखिए दिमाग में कि 2 करोड़ का खरीदेंगे, इस पे हम चलाएंगे, मेरे पापा पीछे बैठेंगे। गांव के जितने लोग होंगे सबको हम टेंशन में डाल देंगे कि देखो हम मेहनत किए हैं और दबा के मेहनत किए, इतना मेहनत किए हैं कि आज परिस्थिति बदल दी है। गांव के सभी लोग अभी 1 लाख का मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम 2 करोड़ का चला रहे हैं। ये ड्रीम रखो दिमाग में। यानी पागलपन होना चाहिए। पागल आदमी अच्छा कार्य करता है। जो जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाता है कमी उम्र में, वो कुछ कर नहीं पाता, वो तो बस उपदेश देता है। उपदेश देगा मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे पिताजी तो पैसा नहीं दिए, नहीं तुम गए हो तो लखनऊ तो पढ़ के कुछ अच्छा कर लिए होते। गांव में लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। गांव से पढ़ा हुआ आदमी भी सरकारी नौकरी पा जाता था पहले, अभी भी पाते हैं सब। तो सिटी जाने का बहाना छोड़ दो। सिटी में 90% लोग एंजॉय करने जाते हैं। 10% बच्चे पढ़ाई करते हैं और 90% बच्चे जो हेयर स्टाइल कटवा के
लड़कियां लड़के बनने लगती हैं वहां पे और लड़के लड़की बनने लगते हैं वहां पे। सिटी में होता क्या है, जो लड़की गांव से गई है, जो कस्टम में रही है, वो शहर में जाते ही लड़का बनने की कोशिश शुरू कर देगी, और जो लड़का गांव से गया है वो शहर में जाते ही लड़की बनने की कोशिश में लग जाएगा। बाल सेट करवाएगा, दाढ़ी सेट करवाएगा, पैंट जो है थोड़ा छोटा करवाएगा, स्टैचुअल शर्ट पहनेगा। अब वो अपने आप को आउटफिट दे रहा है, ग्लैमरस बना रहा है। उसकी वही ग्लैमर वाली सोच जो है ना, उसको एक दिन गर्त में डाल देती है। स्टूडेंट लाइफ में ना फैशन और ना कोई इज्जत, ये सब चीज होना ही नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। अब स्टूडेंट लाइफ में ही क्रीम पाउडर लगाने लगे तो फिर बाद में तो फिर वही पसीना वाला पाउडर लगेगा, और लड़के छड़िया बांधेंगे छत पर बैठ के, और लड़कियां चूल्हे के आगे, गैस के आगे बैठ के रोटी पकाएंगे सुंदर सुंदर। इसलिए जरूरी है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तभी आप बड़ा आदमी बन पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है नरेगा का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है नरेगा का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, राइट टू एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। दो कार्यों को बताइए प्राइमरी सेक्टर के। फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सभी एक्टिविटीज किसके हैं? प्राइमरी सेक्टर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम टू एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो उदाहरण बताइए आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग दिखाता है। तो एक है आपका बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग, टीचिंग एंड वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ये सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाली एक्टिविटी है। यानी बैंक अच्छा होना चाहिए, शिक्षक की पद्धति अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपके पास एजुकेशन है, ये तीनों कहां से अच्छे से गवर्न हो पाएंगे? एजुकेशन के माध्यम से। जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आपके पास शिक्षा होगा, तो ही आप किसी भी सेक्टर को बेहतर बना पाएंगे या देश की इकोनॉमी को बड़ा बना पाएंगे। गरीबी भी खत्म होगा। शिक्षा एक ऐसा रूट है जिसके माध्यम से देश और प्लस परिवार दोनों की गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर सब लोग शिक्षित होना शुरू कर दें, पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो जाए, सब लोग पढ़ना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, तो गरीबी निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। रूट है एजुकेशन ही सारी डेवलपमेंट का। समाज तभी बदलेगा जब सबसे ज्यादा समाज में शिक्षित लोग आएंगे। नेता भी अच्छे आएंगे कब? जब शिक्षित लोगों को मौका मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो पॉलिटिक्स में भी पढ़े लिखे लोग आएंगे। जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अंगूठा छाप लोग क्या हो जाएंगे? पवेलियन में जाएंगे वापस। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी नीति पे काम करेगा, उसका एक अच्छा फंडामेंटल होगा, वो अपने खुद प्रिंसिपल्स बनाएगा, अपने सिद्धांतों पे कार्य करेगा, तो समाज भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। तो देश को बदलता कौन है? देश का युवा। कितनी आबादी है? 600 मिलियन। युवाओं की आबादी है 600 मिलियन, लेकिन इसमें हमको लगता है 350 मिलियन तो रिलसे में बर्बाद है। देखिए अगला प्रश्न है, हु इज द ओनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर के आधारित जितनी भी वर्क हैं उसके मालिक कौन है? गवर्नमेंट। जितनी भी पब्लिक सेक्टर से संबंधित फील्ड है उसके मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, गिव टू एग्जांपल ऑफ टर्टियरी सेक्टर। तो टर्टियरी सेक्टर में बैंकिंग भी आता है और कम्युनिकेशन भी आता है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वस्तुओं की मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी, मार्केट में वस्तुएं बिकेंगी नहीं, तो कम्युनिकेशन की भी नेसेसिटी है। वस्तु की क्वालिटी कौन बताता है? सेल्समैन। किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा कौन बना देता है? कंपनी का सेल्समैन। जब वो होलसेलर के पास जाता है, उसको समझाता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्यों आप टाटा का प्रोडक्ट छोड़ के रिलायंस का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे आप, वो समझाता है कि टाटा से भी बेहतर प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? रिलायंस, जिसकी प्राइस भी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है। समाज में क्वांटिटी देख के भी लोग सामान खरीदने वाले हैं।
है कि नहीं? कंपनी है एडिडास, सबकी बजट नहीं है इसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लोग खरीदते हैं एबीबास। नकली कंपनी भी है भारत में जो लेटर उल्टा कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया किस चीज का? एडिडास का प्रोडक्ट 2500 रुपये का है और इसका प्रोडक्ट जो है 500 रुपये का है। कंज्यूमर सबसे ज्यादा किस चीज के होंगे? 500 वाले। ये समझाएगा क्या? सेम कंपनी है, इसका जो है ना ये छोटा भाई है, इसी कंपनी से बनता है। इस कंपनी को फुर्सत नहीं है सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसने फ्रेंचाइजी हमको दे दिया है। और हम लोग बजट में कस्टमर को ध्यान रखते हुए कि कस्टमर सब लोगों का बजट 2500 का खरीदने का नहीं है, तो हम लोग जनता का भलाई करने के लिए जो है 500 में जूता बनाए हैं। अब इस देश के मैक्सिमम लोग क्या है? पैसा देख के ज्यादा काम करते हैं। क्यों देख के काम करते हैं? क्योंकि कमाते नहीं है, और जब कमाएंगे नहीं तो बेरोजगारी ही ना होगा, किस्मत का रोना रोएंगे। हमारे पास 2500 खरीद के पहन लेते, मेरे पापा तो कुछ किए ही नहीं, पापा नहीं कि तुम कुछ करके दिखा दो, तब ना मत माना जाएगा कि तुमने कुछ अच्छा कर दिया। वही 500 वाले एबीबास खरीदेंगे, ध्यान से उसको फिर पढ़ेंगे उल्टा करके एडिडास, खुश होंगे मन ही मन के हमने क्या खरीदा? एडिडास। जूता किस चीज का है? एबीबास का, लेकिन बहुत खुश होते हैं हम लोग। ये है व्यवस्था। तो एबीबास समझाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है? कम दाम, टिकाऊ ज्यादा। टिकेगा क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर सामान क्या होता है? बहुत ज्यादा टिकता है। और ये क्या ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड सामान और ब्रांडेड लोगों की जल्दी डिमांड हो जाती है। ठीक है, जो इंसान अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सबसे पहले ऊपर से उसका टिकट आता है। ठीक, और जो सामान भी अच्छा होता है सबसे नजर उसी पर आता है। कहीं मंदिर के बाहर खोलोगे तो दूसरा पहन के भाग जाएगा लेके। कुछ लोग तो मंदिर में दर्शन करने इसलिए आते हैं कि हम वहां से जूता चुरा सके। चप्पल बदलने बहुत लोग जाते हैं वहां पे मंदिरों में। कोई मंदिर में अपने बच्चे को छोड़ दे तो वो भी उठा के लेके चले जाएंगे लोग। मंदिर हिंदुस्तान के लोग जाते क्यों है पता है? अपनी लालच को व्यक्त करने के लिए। सबसे बढ़िया जितने लोग मंदिर जाते हैं ना उसमें 90% लोगों को कटोरा लेके बैठना चाहिए बाहर पहले। क्यों? क्योंकि मंदिर के बाहर जाके भगवान से ये प्रे नहीं करते कि भगवान हमको स्वस्थ रखना, भगवान हमको चरपैया दे दीजिए, हमारे लड़के का शादी करा दीजिए, नौकरी दे दीजिए। मतलब मांगने ही गया है। जितने लोग जाते हैं उसमें 90% लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। भगवान से बस एक चीज मांगना चाहिए कि हमको स्वस्थ रखिए। अगर हम स्वस्थ हैं ना तो शरीर हमारा जो है ये खुद 2 करोड़ का है। हर आदमी करोड़पति है, उसका जो शरीर है ये करोड़ों का है। तो हम भगवान से तो पहले ही मांगने लगते हैं भिखारी बन के। भगवान ने हमको राजा बना के भेजा है। भगवान हमको क्या बनाया है? एक किंग बनाया है। और हमें गरीब घर में पैदा इसलिए करते हैं कि हम बहुत बड़ा किंग बन सके। हम किंग हैं और अपने आप को साबित कर सके कि आई एम द बेस्ट किंग। तो यहाँ तो हम पहले ही अपने आप को छोटी सोच लेके चलते रहते हैं। हम लोग गरीब घर वाले हैं, हम लोग SC ST हैं, OBC हैं, हम कहाँ जनरल की बराबरी कर पाएंगे। और यही छोटी सोच उस इंसान को उसके बराबर नहीं बैठने देता जहां उसको होना चाहिए। लेकिन जिस दिन दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि मेरी शरीर, ये जो मेरा शरीर है सिर्फ यही 2 करोड़ का है, तो समझ लो आने वाले समय में 10 करोड़ रुपया और आने वाला है। लेकिन मंदिर में पहले ही जाते लोग क्या करते हैं? भगवान परीक्षा में पास कराते हैं। भगवान थोड़ी जो कराएंगे, पढ़ो पहले। जिस दिन पेपर आता है उस दिन देखो सारे बच्चों के सर टीका लग रहा था, जैसे कि ब्लड निकल गया है सर से। लगता है, मुझे तो ये फील होता है कि सर फोड़ उड़ के आ गए हैं। ऐसे पूजा नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षा उस दिन पूजा भी करेंगे और माँ बाप का पैर भी छुएंगे, मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, दादी का आशीर्वाद लेंगे, सबका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन 365 दिन कोई पैर नहीं छूता है। तो भैया दिखावा क्यों कर रहे हो? भगवान उस पर कभी खुश नहीं होते हैं जो इंसान दिखावा करता है। बर्थडे पड़ गया तो उस दिन मम्मी का पैर छू रहे हो, मदर डे पड़ गया मम्मी को आई लव यू बोल रहे हो, और 364 दिन मम्मी को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कोई जानवर है, कोई दुश्मन है, तुम्हारी एनिमी है। मदर डे आता है तो प्रेम बढ़ जाता है।
जिसका स्टेटस देखो उसके में सब में हैप्पी मदर्स डे, लव यू माँ, आई लव यू सो मच, माँ के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द स्टेटस पे दिखाई देता है। और 364 दिन बच्चों के मन में यही रहता है कि मेरी मम्मी सबसे बड़ी मेरी दुश्मन है, मेरे पापा सबसे बड़े मेरे दुश्मन है। स्टेटस पे खूब प्रेम से लोग लिख देते हैं लव यू पापा। अब पापा के सामने अगर लव यू बोलना हो तो लगेगा अरे बाप रे हम क्या करने वाले हैं, बेइज्जती हो जाएगा। और सहेली को लव यू बोलना हो तो तुरंत मुंह से निकल जाएगा, फुदकता रहता है, मुंह से ऐसे लगता है जैसे कि छटक रहा है, कीड़े छटक रहे होते हैं अंदर। ये सोसाइटी है और इसीलिए लोग पीछे हैं। तो पेपर के दिन पूजा करना बंद कीजिए, मंदिर के सामने जाकर भीख मांगना बंद कीजिए, मंदिर में जाइए, अपने माँ बाप के सेहत के लिए प्रे कीजिए, अपने अच्छी सेहत के लिए प्रे कीजिए और आप अपना मेहनत कीजिए दबा के, आपका तकदीर जरूर बदलेगा। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? इट इज एन एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ इनकम। एक ऐसा क्रियाकलाप जिसको जो है किया जाता है, करना पड़ता है ताकि उससे कुछ आमदनी हो सके। कैश और काइंड, पैसा है तो सब है, यानी रोजगार है तो पैसा आएगा, और पैसा है तो आप समाज में इज्जत भी पाएंगे। ठीक, अब पैसा नहीं है तो आपका समाज में इज्जत होने वाला नहीं है। आप गांव के सबसे अच्छा आदमी बन सकते हैं, किस तरीके से? पैसा से। और गांव के सबसे बड़े आदमी भी बन सकते हैं, गांव के सारे लोग आपका पैर भी छुएंगे, नमस्कार भी करेंगे, सैल्यूट भी करेंगे। हाउ कुड इट पॉसिबल? अर्न ए लॉट ऑफ मनी, दबा के पैसा कमाइए और भरपूर इज्जत लीजिए समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड कंस्ट्रक्शन, ये सभी कार्य जो है सेकेंडरी सेक्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? तो जो चीजें किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी अधिकार दिखाया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो उसको जो है लाभ बनाने के लिए व्यक्तिगत लाभ मिलता है, जिससे जिस कार्य से किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ मिलता है, किसी एक समूह को लाभ मिलता है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। वो प्राइवेट सेक्टर है जिससे लाभ किसको मिल रहा है? किसी इंडिविजुअल ग्रुप और इंडिविजुअल पीपल्स को लाभ मिलता है। ऐसे सेक्टर को हम प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ वर्कर्स? वर्कर्स कितने तरह के होते हैं? एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो खुद का व्यवसाय चला रहा है, वो भी एक तरह का वर्कर ही है। फिर क्या है कैजुअल वेजेज, यानी रोजहाई पे मजदूरी कर रहा है, वो भी वर्कर है। और रेगुलर सैलरीड वर्कर, यानी उचित दाम पे, उचित मूल्य पे जो कार्य कर रहा है, वो भी वर्कर है। यानी इस देश में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब क्या है? वर्कर है। लेकिन वर्कर की क्राइटेरिया क्या है? अलग अलग है। कोई मजदूरी पे कार्य कर रहा है, कोई कम दाम पे कर रहा है, कोई जो है अच्छी सैलरी के साथ कर रहा है, उसके क्राइटेरिया क्या है? अलग अलग है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच बेसिस द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? किस आधार पे वर्ग को हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भाग में बांटते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रोजगार की स्थिति को देखते हुए हम वर्गों को दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ दिस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। ये तीनों जो सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, इसका क्या भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था में? किस तरीके की अहम भूमिका निभाता है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में? कह रहे थे रोल ऑफ दिस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज एज अंडर।
तमाम तरह की इसकी भूमिका है भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करने में। पहला है एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्रथम और द्वितीय जो सेक्टर है ये देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में सहायता करता है। पहला सेक्टर जो है एग्रीकल्चर और दूसरा सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल, इसके वजह से लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलता है और देश के जो बड़े लोग हैं वो तमाम तरह के सुख साधनों का एंजॉय भी इन्हीं के माध्यम से कर पाते हैं। अगर देश का किसान का कृषि कार्य करना बंद कर दे तो जो बड़े लोग हैं वो स्कार्सिटी ऑफ फूड से सफर करने लगेंगे। अगर सब लोग खेती छोड़ देंगे तो क्या होगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो जाएगी। जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा तो स्टार्वेशन आएगा और स्टार्वेशन की वजह से लाइफ जो है इनसिक्योर हो जाएगा, भूखमरी बढ़ेगी। भूखमरी होगा तो लोग क्या होंगे, भूख को मरने लगेंगे, तो जीवन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, और क्या होता है, राष्ट्र की आमदनी में भी प्रोग्रेस होता है, देश की आर्थिक मजबूती बढ़ती है। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बढ़ोतरी किस चीजों में होती है, आयात निर्यात, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य का भी कनेक्शन बढ़ता है, एक देश से दूसरे देश की भी कनेक्शन बढ़ती है और उसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ज्वाइन होती हैं और लोगों को वहां भी रोजगार मिलता है। वस्तुओं को लेन देन करने में भी क्या है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई चलाता है, तो कोई लोडिंग करता है, कोई क्या करता है, बिलिंग करता है, कोई वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, कोई अनलोड करता है, कोई उसके बारे में डाटा बनाता है, तो कोई मैकेनिक का कार्य करता है। एक पर्टिकुलर हर एक सेक्टर से करोड़ों की संख्या में लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्टियरी हो। ये तीनों सेक्टर मिलकर ही देश की जीडीपी को मजबूत करते हैं, देश की इकोनॉमी को बड़ा बनाते हैं। इंप्रूवमेंट इन इंडियन इमेजेस, और भारत की तस्वीर को और बेहतर बनाने में ये तीनों सेक्टर काम करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 3 ways टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन अर्बन सेक्टर। अर्बन यानी क्या होता है, शहरी इलाका। तो 3 कारक बताइए, 3 स्टेप्स बताइए जिसके माध्यम से अर्बन सेक्टर में कार्य करने की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ सके, वर्किंग क्राइटेरिया जो है और इंक्रीज हो सके शहरी क्षेत्रों में। बाय प्रमोटिंग टूरिज्म इंडस्ट्रीज, क्या किया जाए, शहर में पर्यटन स्थलों को और बढ़ाया जाए, टूरिज्म प्लेसेस को और इंक्रीज किया जाए। जितना ही ज्यादा टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी उतना ही क्या होगा, लोग और ज्यादा वहां पे जॉब पा पाएंगे। दूर दूर से टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए, उन टूरिस्टों को जब वो घूमने आएंगे तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, लोकल सिटी के जो लोग हैं, उनके लिए जॉब्स की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ेगी, उनके लिए जॉब और मिलेगा और उस जॉब के माध्यम से वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में रिसेंटली राम मंदिर एक टूरिज्म प्लेस ही बना है तो वो रिलीजियस प्लेस, लेकिन अब क्या हो गया, वो अयोध्या को बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस का एक हब माना जा रहा है, जहाँ पे वहाँ के लोगों को प्रॉपर रेसिडेंस, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको जॉब्स अवेलेबिलिटी मिला है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सरकार ने उनके साथ क्या कर दिया, धोखा किया। सरकार ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके दुकानों को तोड़ दिया। तो गवर्नमेंट की जमीन थी, गवर्नमेंट ने उसको लिया, लेकिन क्या है वहाँ अब जो पहले 500 रुपया पर डे अर्निंग करता होगा, आज के डेट में उसकी अर्निंग 2000 रुपया होगी। सिर्फ लोग जो है महंगाई को नोटिस कर रहे हैं, इनकम में बढ़ोतरी हुई है, इस पे किसी का फोकस नहीं है। अर्निंग बढ़ी है, ये कोई नहीं नोटिस कर रहा है, बस महंगाई बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा टारगेट है। जब हर चीज सस्ता था, जब डीजल पेट्रोल 35 रुपया 40 रुपया लीटर था, तो एक घर में एक बाइक नहीं होती थी, और होता भी था तो एक बाइक से घर के सारे सदस्यों का काम चल जाता था। आज पेट्रोल 96-94 रुपया लीटर है, तो एक घर में 5 बाइक, 6 बाइक, 4 बाइक, 2 बाइक, तो जिसके घर कम है उसके घर 2 है। और क्या है, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। पहले के तुलना में 100 गुना ज्यादा जो है ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ी है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ी है लोगों के पास। हर एक गांव में लगभग 300-400 बाइक हो गया है।
2010 से पहले, 2015 से पहले जो है एक गांव में 60 और 50 बाइक होते थे। काउंट हो जाता था कि मेरे गांव में टोटल बाइक कितनी है, लोग आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज का टाइम क्या है, अगर तुम काउंट करने लगे तो पता चलेगा कि तुम जिस कॉलोनी में रहते हो वहीं आपको 200 बाइक मिल जाएंगे। और लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। पहले मजदूरी 120 रुपया था, आज मजदूरी 400 रुपया है, महंगाई बढ़ गई है। पहले मिस्त्री का चार्ज 300 रुपया था, आज मिस्त्री का चार्ज 700 रुपया है, महंगाई बढ़ गई है। पहले 20 रुपया किलो चावल था तो लोग नहीं खा पाते थे, आज 80 रुपया किलो इंडिया गेट का चावल खरीद के बर्थडे में पुलाव बन रहा है, महंगाई बढ़ गई है। घर पे खीर पूरी बर्थडे में नहीं बन पाता था, आज 1000-2000 रुपये लगा के बर्थडे सेलिब्रेशन हो जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है। यानी लोगों का इनकम बढ़ रहा है, वो महंगाई नहीं है, वो प्रॉफिट या प्लस पॉइंट वाली बात नहीं है। लेकिन गैस महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई। पहले गैस के लिए 3-3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लोग लाइन में लगते थे, नंबर आते आते पता चलता था कि गैस खत्म। किसी भी गैस डिपो पे 100 गैस से अधिक नहीं आता था, और उसको लेने के लिए लगता था जैसे कि आंदोलन करने जा रहे हैं लोग। 3 बजे भोर से घर से निकल जाते थे लोग, जाके होली में और त्योहारों में 1.5 किलोमीटर और 500 मीटर लाइन में खड़े होते थे, और पता चलता था कि मेरा नंबर आया तब तक गैस खत्म हो गया स्टॉक में। लोग कहते हैं 350 रुपये उस समय सिलेंडर था, ठीक है, लेकिन तुम्हारे 350 रुपये के टाइम में भी लोग गैस नहीं भरवा पाते थे। लोगों के पास कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन मिलता नहीं था। आज गैस 1100 रुपया है, 1000 रुपया है, लेकिन क्या है, हर घर में कनेक्शन है, हर घर में कनेक्शन है। किसी के घर चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी 5 करोड़ कनेक्शन दे रखा है। और गैस खत्म हो विदिन हावर आपको कनेक्शन, आपको गैस जो है आपके घर पे अवेलेबल हो सकता है। तो मार्केट में जब उसकी उपलब्धता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगा। और सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रहा है, लोगों का अर्निंग भी बढ़ रहा है, लोगों का फैसिलिटी भी बढ़ रहा है, लोग अच्छी जिंदगी भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया है। सरकार ने महंगाई बढ़ाई, चलो ठीक है, नॉर्मल कपड़ा पहनो, कौन करे 1000 रुपये का जींस पहनने के लिए। खाना छोड़ दो, कोई छोड़ता है? लोग 5 रुपये का गुटखा खा जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। 500 का लोग शराब पी जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। बच्चे का 500 रुपया फी है, वो टाइम से नहीं जमा होगा, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बाय चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, और क्या होगा, सरकार की नीतियों को परिवर्तित किया जाए, सरकार अपने नियमों को बदले, तब जाके शहर में सुधार होगा। बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग लोन एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, क्या हो, बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराया जाए शहर में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बैठे, बड़े बड़े मॉल खुले, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई कपड़ा दिखाएगा, कोई उसके बाहर जूस बेचेगा, कोई फ्रूट्स बेचेगा, कोई क्या करेगा, अपना रेस्टोरेंट लगाएगा, कोई पेट्रोल पंप पे, मतलब हजारों की तादाद में काम है। अब काम कोई कह दे कि मतलब बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं, तो जितनी योग्यता होगी उसी लायक ना काम मिलेगा। सैलरी आज भी अच्छी अच्छी सैलरी है, बट इट इज डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। अपनी योग्यता बढ़ाओ, समाज में पैसा तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा। आज भी बढ़िया मिस्त्री का दाम 1000 रुपया है, आज जिसको ढंग नहीं है वो 600 रुपये में काम कर रहा है, खुश है उसी में, क्योंकि 600 लायक है। जिस लायक इंसान है उसकी सैलरी भी उसी लायक है। अनट्रेंड आदमी को 300 रुपया मिल रहा है, बहुत है, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं लिया है। और जो ट्रेंड है वो 300 रुपया पे कतई काम नहीं करेगा। हम एग्री होते हैं तभी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कॉमन पीपल क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ एग्री हो जाता है, इसीलिए बड़े लोग छोटे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तुम एग्री नहीं होगे तो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। काबिलियत बढ़ाओ, इस दुनिया में कोई तुम्हें दबाने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई किया, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन किया? उनको देश के सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुए, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उनके समाज के करोड़ों लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता।
आज भी उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ऐसा कि मेरे समाज के लोगों को क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, मेरे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके समाज के लोग अभी भी क्या है, डीजे में और बाजा में फंसे हुए हैं। सिलेबस पे अभी भी ध्यान नहीं है, स्कूल अभी भी वो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन है, तमाम तरह के सरकार ने स्कीम लाया, लेकिन सरकार का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं लोग। और जब लाभ नहीं था तो उस शख्स ने इतना बड़ा लाभ उठाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का क्रेडिट अपने नाम से बनाया और अपने आप को बेस्ट पर्सन साबित करके दिखाया। जब समाज के लोग उन्हें पढ़ना नहीं देना चाहते थे, उन्हें साथ में बैठाते नहीं थे, उन्हें टीचर्स अपॉइंट नहीं करते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, आगे नहीं बैठने देते थे, तब उस शख्स ने अपनी इमेज को बहुत बड़ा बनाया। आज उसी व्यक्ति ने जब देश में उन लोगों के लिए अवसर दे के गए हैं कि आप पढ़िए और अपनी काबिलियत को साबित कीजिए, तो लोग पढ़ाई छोड़ के अभी भी डीजे और शराब मदिरा पान में डूबे हुए हैं। अभी भी क्या है, 15-16 साल की उम्र हो गई, विवाह कर दो, विवाह भागता जाता है वहां पे। तो समस्या सरकार में नहीं है, समस्या देश के संविधान में नहीं है, समस्या यहाँ के सिविलियन में है, नागरिक में है, सोच में है। सोच ही बहुत लो लेवल का है यहाँ पे। यहाँ अभी भी पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है जाति में फंसे हुए हैं। यहाँ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर जैसे लोग जो है अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। अपने एजुकेटेड होके भी 10वीं फेल और 12वीं फेल लोगों को बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि हम इसके आगे कुछ नहीं है। इसीलिए तो किसी भी व्यक्ति को अपना नेता चुन ले रहे हैं। अभी भी लोगों के दिमाग में भरा है कि मेरी जाति का है, जब ये नेता बनेगा तो मेरा ग्रोथ होगा। जाति का थोड़ी जो व्यक्ति से ग्रोथ होने वाला है। जिसने सबके लिए कार्य किया उसके बावजूद भी अब सबसे बढ़िया जाति का कार्य B.R. अम्बेडकर साहब ने किया है, प्रमोट कर दिया, कहा भाई तुमको हम जनरल वालों के पैरेलल ले चलते हैं, चलो। लेकिन उनके समाज के लोग अभी भी उस लेवल पे उठ के नहीं गए हैं। अभी भी 10% लोग जो है वहां से पढ़े लिखे होते हैं। अभी भी 90% लोग वही जिंदगी जी रहे हैं, सिंपल वाली, शादी विवाह, शराब मदिरा, डीजे उजे में फंसे हैं लोग, आगे अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो बनाने वाले में कमी थोड़ी जो है, उसने तो पैरेलल करके गए। अभी भी लोग पीछे हैं तो उनकी कमी है। उन्होंने कहा शिक्षा क्या है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो लोग कहाँ पी रहे हैं, दूध थोड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं लोग, तो दहाड़ेंगे कहाँ से। उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया, शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। तो लोग शेरनी का दूध नहीं पीना चाहते हैं। यहाँ तो लोग फेनोक्सिलिन बॉल पी रहे हैं, सड़ा हुआ महुआ पी रहे हैं, तो कहाँ से तरक्की करेंगे भैया। दूध पीने से क्या होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, और शराब पीने से दिमाग क्या होता है, हैंग कर जाता है। तो वो लोग शराब पी रहे हैं, B.R. अम्बेडकर साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ उनकी जयंती पे फॉलो करते हैं। हमारे देश में किसी भी बड़े व्यक्ति की आइडियोलॉजी का पालन उसके बर्थ डे पे होता है, उसके मृत्यु डे पे होता है। उस दिन लोग सम्मान के साथ उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए माला चढ़ाते हैं, मिठाई बांटते हैं, भोजन कराते हैं, और उस दिन मोटिवेशन लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि तुम ये कर सकते हो, ऐसा आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जिस दिन उनका बीत जाता है डे, अगले दिन से फिर क्या हो जाती है, लोगों की बुद्धि बदल जाती है। तो लोग अपने समाज के नेता के, जो ट्रू नेता हैं, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुए थे, उनकी आइडियोलॉजी को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी को लोग जरूरत से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को किताब पढ़ना चाहिए, और आज के नेता कहते हैं कि हर व्यक्ति को हथियार के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, कि अगर हमारी जाति को कोई सताए, गला काट दो, गला काट दो, फिर क्या होगा, फिर तो समस्या क्रिएट होगी ना। गला मत काटो। वो किसी भी व्यक्ति का गला नहीं काटे थे आज तक, वो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं किए थे। वो पढ़े और पढ़ के हिंदुस्तान आए और अपने काबिलियत का रिजल्ट लगा के गए और कहे देखो आज मैं ऐसा पौधा लगा रहा हूं जो आने वाली 500 सालों तक लोग मुझे याद रखेंगे। जब तक हिंदुस्तान का इतिहास रहेगा तब तक B.R. अम्बेडकर का नाम मौजूद रहेगा।
तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना नाम मौजूद करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। वो है आपका क्वालिफिकेशन, वो है आपका एजुकेशन। नॉट ओनली क्वालिफिकेशन, सिर्फ डिग्री नहीं, शिक्षा। शिक्षा यानी क्या? सभ्यता। शिक्षा यानी क्या? सहजता। शिक्षा यानी क्या? साधारणता यानी सिंपलिसिटी। शिक्षा यानी क्या? अत्यधिक विनम्रता होना। शिक्षित लोग बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं। जो शिक्षित है उसके अंदर पोलाइटनेस बहुत ज्यादा होती है। कभी भी किसी शिक्षित व्यक्ति को आप गुस्सा में नहीं देख सकते हैं। अग्रेशन किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आती है? कम पढ़े लिखे लोगों को। एजुकेटेड पर्सन को कभी गुस्सा नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जवाब किस तरीके से देगा? एजुकेशन के माध्यम से। उसका रेस्पॉन्स इंस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम का वेट करेगा और वेट करके जवाब देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? कॉलर पकड़ो, तुरंत दो, मार के पेट से किडनी बाहर निकाल देंगे, लीवर निकाल देंगे बाहर। लोगों का लोग गला काट दे रहे हैं कि उसने मेरा इंसल्ट किया। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको प्रत्येक दिन ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था, हर दिन क्या हुआ? उसको सताया गया, हर दिन टॉर्चर किया गया, लेकिन वो व्यक्ति कभी ह्यूमिलिएट नहीं होता था। बी आर अम्बेडकर कभी भी ह्यूमिलिएशन को फेस इतना अच्छा से करते थे कि उनका जो पॉसिबिलिटी था, जो उनका डिटर्मिनेशन था, वो टूट नहीं पाता था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमेशा जो है आदमी को वैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो समाज में एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बेवकूफ लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो समाज में वायलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अपने आप को तरक्की करना है तो बी आर अम्बेडकर को फॉलो करो, परिवर्तन हो जाएगा, समाज में परिवर्तन हो जाएगा, इंसान का मनोदशा बदल जाएगा। उनकी ह्यूमिलिएशन को देखो, तुम्हारा ह्यूमिलिएशन उसके आगे छोटा है, 0% भी नहीं है। लड़का पढ़ना चाहता है लेकिन कमरे में बैठने नहीं दिया जा रहा। सोचो कितना टॉर्चर होता होगा, कितना दुख होता होगा उस वक्त। यहाँ तो गुरुजी एक थप्पड़ मार दे तो गुरुजी का हाथ पैर तोड़ देंगे, तो बच्चे चौराहे पर पकड़ के। ये सोसाइटी है आज की। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंसफुल पर्सन, डेफिनेटली वन डे योर लाइफ विल बी चेंज। एक दिन जीवन तुम्हारा अवश्य परिवर्तन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? कैसे शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के जॉब्स की बढ़ोतरी हो सकती है? गिव एनी 3 रीजंस, 3 कारक बताइए, कारण बताइए। There are about 200 million children, 200 million children in the school. कहाँ पे? स्कूल में। गोइंग एज ग्रुप यानी स्कूल जाने वाली उम्र में लगभग देश में 200 मिलियन बच्चे हैं। स्कूल जाने वाली उम्र में कितने बच्चे हैं? 200 मिलियन, जो क्या करते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन लेने पहुंचते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। अगर सोचो देश की 200 मिलियन आबादी शिक्षित हो जाए तो इस देश के 30 से 35 हजार अंगूठा छाप नेता क्या हो सकते हैं? फील्ड से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन जाति में वोट नहीं करेंगे, उस दिन यादव, ब्राह्मण और हरिजन, पासवान वोट नहीं करेंगे। उस दिन ये सिक्योरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स देखेंगे, इक्वलिटी अमंग द नेशन देखेंगे, फ्रेटर्निटी अमंग द सोसाइटी देखेंगे। दे विल नेवर गिव द वोट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म। जातिवाद और समाज के आधार पे ये लोग कभी वोट नहीं देंगे। ये लोग उसी व्यक्ति को फेवर करेंगे जो देश की संविधान को हिफाजत करे, देश में भाईचारा को कायम रखे, देश में यूनिटी को बढ़ावा दे और देश में एजुकेशन और रोजगार को बढ़ावा देगा, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। इसलिए युवाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? मौज। Out of this, only about 2/3 are attending the school. देखिए 200 मिलियन में 2/3 पार्ट जो है स्कूल अटेंड करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं।
एक तो समाज में दिमाग में भी बैठा है लोगों के कि जो पढ़ा लिखा है वो भी पैसा ही कमा रहा है और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी पैसा ही कमाएगा।